Hello students. Students, are you able to hear me or not? Please confirm. Please confirm to all of you. Yes, sir. You are audible. Okay. Students, I am visible or not? Am I visible? Am I visible or not? Yes, sir. You are visible as well as audible. Okay, dear. Thank you so much. Yes, students. What we have completed in the last class. Students, merits of cooperative society and demerits of the cooperative society. इट मीन्स उसके कोऑपरेटिव सोसाइटी के एडवांटेजेस क्या होते हैं और उसके लिमिटेशंस क्या होती हैं, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था. ओके, इन द टुडेज क्लास वी हैव टू कंप्लीट कोऑपरेटिव सोसाइटी एज होल. टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज आवर नेक्स्ट पॉइंट. टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड बहुत सारी केस स्टडीज आप लोगों को एग्जाम में पूछी जा सकती है. ठीक है, तो यू गाइज हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एज मोर. आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन करना पड़ेगा. ओके, गुड आफ्टरनून कोमल. यस, टाइप ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. स्टूडेंट, देयर आर 6 टाइप ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इन योर कोर्स. इट इज नॉट कंपल्सरी कि केवल यही कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकते हैं. कोऑपरेटिव सोसाइटी के और भी बहुत सारे पार्ट्स हो सकते हैं, बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, लेकिन हमारे कोर्स में सिर्फ ये 6 कोऑपरेटिव सोसाइटीज दे रखी है, तो हम इस 6 कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, इन्हीं को हम लोग पढ़ेंगे. यस, आवर फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी इज consumer cooperative society. What is the meaning of consumer cooperative society? The consumers cooperative society, which concludes by, which is formatted by, which is incorporated by the various consumers who have common interest. एक तो हम लोगों को पता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होता है, सर वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन होता है. दूसरा, उसके मेंबर्स एक साथ मिलकर अपनी कॉमन इंटरेस्ट को कंप्लीट करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी में आते हैं. ठीक है, तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी इज द सोसाइटी विच वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर कंज्यूमर मेंबर्स. जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो मिलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, ताकि उनको जो कंज्यूम करने वाली जो गुड्स हैं, कंजप्शन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, वो चीपर रेट पर अवेलेबल हो जाए और क्वालिटेटिव हो जाए. ठीक है, एज वी नो दैट स्टूडेंट्स, हम सभी को पता है दैट कि अगर मैं मार्केट में वेजिटेबल परचेज करने के लिए जाऊं, तो वेजिटेबल्स कैसे परचेज करनी चाहिए हमें नहीं पता, बार्गेनिंग कैसे करनी चाहिए हमें नहीं पता. हमारे पेरेंट्स को बहुत अच्छे से पता है कि हम लोगों को कैसे प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए, कैसे वेजिटेबल्स हम लोगों को सेलेक्ट करनी चाहिए. हम लोगों को पता है क्या? ऑब्वियसली हम लोगों को पता नहीं होगा. हाउ मेनी स्टूडेंट्स हु रेगुलरली डील इन वेजिटेबल्स, जो रेगुलरली वेजिटेबल मार्केट में जाते हैं गुड्स परचेज करने के लिए? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? अच्छा, कभी मम्मा के पीछे ऐसा बैग लेकर के पीछे पीछे तो जाते होंगे कि मम्मा साथ साथ में चल रही, मम्मा सेलेक्ट करती है सब्जी और हम लोग थोड़ा बहुत उनके साथ रह लेते हैं कभी कभी. जैसे मैं हमेशा अपनी मम्मी के साथ में जाता हूँ, तो पीछे बैग पकड़ने का काम मेरा रहता है. कैसे उनके साथ बार्गेनिंग करनी है, कैसे वेजिटेबल सेलेक्ट करनी है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, पीछे एक कैरी बॉय की जैसे मैं साथ में रहता हूँ. कौन कौन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हु वर्क फॉर द होम, वर्क फॉर मम्मा? कितने स्टूडेंट्स हैं जो मम्मा को लेकर के सब्जी परचेज करने के लिए जाते हैं? अच्छा, जाते हैं, मतलब हाँ, अकेले भी जाते हैं. वेरी गुड प्रांजल. ओके, चलिए, तो मुझे एक बात बताएं. सपोज दैट अब मम्मा ने कह दिया कि तुम्हारी ड्यूटी है डेली सब्जी परचेज करने की, तुम्हारी ड्यूटी है. अब ना तो हम लोगों को सब्जी में बार्गेनिंग करना आता है, ना ही हम लोगों को सब्जी सेलेक्ट करना आता है, क्योंकि उसके अंदर कौन सी अच्छी कौन सी खराब है हमको नहीं पता चलता. हम तो जब भी सब्जी परचेज करने के लिए जाते हैं ना, उसने जो रेट बोला है उसी रेट पर लेकर के आ जाते हैं और उसी को बोल देते हैं कि भैया आप ही सेलेक्ट करके दे दो. हाँ, पर साथ में ये डर उसको जरूर देते हैं कि भैया अगर खराब हुई मम्मी मुझे मारेगी और मैं फिर आपको से आके लड़ूंगा.
ये जरूर हम लोग करते हैं, लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं कि उसी के ऊपर डाल देते हैं। बहुत बार क्या करता है वो इसका अननेसेसरी बेनिफिट उठा लेता है। इट मीन्स कंज्यूमर वॉज अनअवेयर अबाउट देयर राइट्स। ठीक है, तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसे मेरे 4-5 फ्रेंड्स हैं, तो हम सबने मिलकर क्या किया, हम सबने मिलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली। हम 10 ही फ्रेंड्स ने मिलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली। हम सबने मिलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली और उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को हम लोगों ने क्या किया, एक फ्रेंड जो कि बहुत इंटेलिजेंट है उसी को ये सारा काम दे दिया। हम सब क्या करते, फंड हम लोगों ने इसी पर्सन को दे दिया। अब ये क्या करता, सीधा होलसेल मार्केट में जाता, रिटेलर के पास नहीं जाता, किसके पास में जाता, सीधा होलसेल मार्केट में जाता और बल्क में वेजिटेबल्स परचेज करके लेके आ जाता। इससे हमको रेट का भी बेनिफिट मिल गया कि हमको चीपर रेट पे गुड्स अवेलेबल हो गया। दूसरा, इस पर्सन को वेजिटेबल परचेज करने का एक्सपीरियंस भी है, तो ये क्वालिटेटिव प्रोडक्ट भी परचेज करता। इससे दो चीजें हुई, इससे हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो भी फुलफिल हो गई, दूसरा मिडिलमैन का जो मार्जिन था वो खत्म हो गया, हमें चीपर रेट पे गुड्स अवेलेबल हो रहा है। तीसरा, हम लोगों के साथ कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो रहा है क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स हम लोग क्वालिटेटिव परचेज कर रहे हैं। कोई भी सेलर कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, अननेसेसरी रेट्स नहीं ले सकता, अननेसेसरी खराब क्वालिटी उसको नहीं दे सकता, क्योंकि जिस पर्सन को हमने ये प्रोडक्ट परचेज करने के लिए कहा है वो एक्सपीरियंस्ड है। ठीक है ना, तो दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या हो गया सर, दिस सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर्स who join together to eliminate the middleman। सबसे पहले रिटेलर का मार्जिन खत्म हो गया, मिडिलमैन के पास हम लोग नहीं जा रहे, हम लोग सीधा होलसेलर के पास जा रहे हैं, तो रिटेलर का जो प्रॉफिट मार्जिन था उसका बेनिफिट हम लोगों को मिल गया, गुड्स हमें चीपर रेट पर अवेलेबल हो जाएगा। द कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज परचेज गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स और सेल देम टू द मेंबर्स एट द रीजनेबल प्राइस। अब जो भी प्राइस उसका रहेगा हम लोग एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूट कर लेंगे। The profit of the store is distributed among all the members as dividend on capital। अगर कोई प्रॉफिट हो भी जाता है, सपोज दैट स्टूडेंट्स, आप सभी क्लासमेट्स ने मिलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई फॉर द स्टेशनरी पर्पस। ठीक है, अब सपोज दैट आप लोग जब पेन लेकर के आ जाओ, वो सस्ते वाला जो पेन आता है, सस्ते वाला ये वाला जो पेन आता है, ये पेन कितने रुपए का आता है, ये पेन कितने रुपए का आता है, किसी को पता है क्या? ये जो पेन आता है वो कितने रुपए का आता है? चलिए 5 रुपए का ये पेन आता है, चलिए ये पेन 5 रुपए का आता है, ठीक है ना, फाइन ग्रिप का पेन है, 5 रुपए का आता है। चलो ठीक है, अब 5 रुपए का ये पेन आता है, अगर मैं रिटेलर के पास जाता हूं, मैंने क्या किया, मैंने बॉक्स परचेज नहीं किया, मैंने एक कार्टून परचेज कर लिया जिसके अंदर 50 बॉक्स आता है। 50 स्टूडेंट्स की मेरी क्लास है, हर एक स्टूडेंट अगर एक एक बॉक्स परचेज करने के लिए जाएगा, एक बॉक्स में लगभग 20 पेन होंगे, तो उसे 100 रुपए में या फिर 80 रुपए में वो बॉक्स मिलेगा। लेकिन मैंने क्या किया, एक पूरा कार्टून, एक कपबोर्ड परचेज कर लिया जिसके अंदर 50 बॉक्सेस थे पेन के और एक बॉक्स के अंदर 20 पेन्स। ठीक है ना, अब क्या हुआ कि वो बॉक्स मुझे कितने रुपए में मिला, 60 रुपीज पर पैकेट। कितने में आया, 60 रुपीज पर पैकेट में वो मुझे अवेलेबल हो गया। मैंने वो 50 बॉक्स 50 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, हर एक बच्चे के ऊपर वो पेन की कॉस्ट क्या आई बताएं, एक पेन की कॉस्ट क्या आई सर, 60 रुपीज का एक बॉक्स है, एक बॉक्स में 20 पेन है, इसका मतलब डिवाइड बाय 20, लगभग 3 रुपए का वो पेन आया। ठीक है, 3 रुपीज का वो पेन रखा। अगर मैं मार्केट में इंडिविजुअल पर्सन जाते तो 80 रुपीज का तो वो आता, लगभग 4 रुपए 3.5 रुपए वो आता, प्लस हम लोगों को इंडिविजुअली मार्केट जाना पड़ता, हमारे एफर्ट्स यूज होते, यस और नो, एफर्ट्स यूज होते ऑब्वियसली सर। तो इससे क्या बेनिफिट हुआ इस कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाने से, जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनके लिए ये बेनिफिट मिल गया कि मिडिल मैन का मार्जिन खत्म हो गया, क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स परचेज हो रहे हैं और अब कंज्यूमर्स के साथ एक्सप्लॉइटेशन भी खत्म हो गया।
कंज्यूमर्स को अननेसेसरी प्रोडक्ट्स कोई सेल नहीं कर सकता, खराब क्वालिटी से वो बच जाएगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मिंग कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी आर टू एंश्योर स्टेडी सप्लाई ऑफ असेंशियल गुड्स, ताकि हम लोग असेंशियल गुड्स को रेगुलर सप्लाई कर पाए, टू सप्लाई द गुड्स एट द रीजनेबल प्राइस बाय एलिमिनेटिंग द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द मिडलमैन, एंड टू सप्लाई द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ हाई क्वालिटी। समझ आया? कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई डाउट हो तो बताओ बच्चा। इज देयर एनी डाउट इन द कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी? सर ऐसे क्वेश्चन थोड़ी ना पूछते हैं। क्रिएट द पोल्स। एनी डाउट? प्रियल हेडा, मीत दुग्गड़, कोमल दमानी, हर्षित चौधरी, अक्षिता जंवर, सारे स्टूडेंट्स को ये नाम नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं स्टूडेंट्स ने आंसर नहीं दिया। प्रियल हेडा, कोमल दमानी और हर्षित चौधरी। सर इससे आप अटेंडेंस भी ले लेते हो क्या? हाँ बेटा, इससे मैं अटेंडेंस भी ले लेता हूँ। चलिए, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। अच्छा, हम लोगों ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एग्जाम्पल लिया था कहीं पे? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एग्जाम्पल लिया था। अच्छा, क्या था उस रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एग्जाम्पल पे? क्या था रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एग्जाम्पल में? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज इज द मल्टीनेशनल कंपनी विद द ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। दे वर्क ऑन द लार्ज स्केल, और जब वो बहुत लंबे लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी रखते हैं, तो वो रॉ मटेरियल भी बल्क में परचेज करते हैं, बहुत बड़े बड़े बल्क में परचेज करते हैं। उनके पास मशीनरीज, उनके पास टेक्नोलॉजी, उनके पास में इनपुट्स, ये सब बहुत रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल हो जाते हैं, क्योंकि वो बल्क में सब कुछ परचेज करते हैं। लेकिन हमारे जो छोटे 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 जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनके लिए पॉसिबल है क्या? उनके लिए पॉसिबल है? उनके लिए बल्क में गुड्स परचेज करना पॉसिबल है क्या? ऑब्वियसली सर, नॉट पॉसिबल। व्हाई नॉट पॉसिबल? बिकॉज दे हैव lower financial resources. They have not too much financial resources in comparison to the Reliance Industries Limited. ठीक है, तो उनके लिए ऐसा सब कुछ करना पॉसिबल नहीं है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रही है, वो भी वो सस्ते दामों पे सेल कर सकती है, रीजनेबल प्राइस पे सेल कर सकती है। लेकिन प्रोड्यूसर्स के लिए, स्मॉल प्रोड्यूसर्स के लिए ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। तो क्या करें? क्या करें, क्या करें, क्या करें? सारे मैन्युफैक्चरर्स मिलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लो, सारे प्रोड्यूसर्स मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लो, और बल्क में आप भी गुड्स परचेज करो, सारे सबके फाइनेंशियल रिसोर्सेज कलेक्ट कर लो। छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस को अलग अलग रखकर एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, वो कहते हैं ना कि एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन अगर हम सारी लकड़ियों को मिक्स करके एक बंच बना ले, तो एक स्ट्रेंथ बन जाए। क्या कहते हैं उसको? यूनिटी, स्ट्रेंथ एंड यूनिटी, क्या कहते हैं उसको? मुझे याद नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ स्टोरी बचपन में सुनी है आप लोगों ने भी, कि एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, बहुत सारी लकड़ियों को एक साथ मिक्स कर ले तो तोड़ना मुश्किल हो जाता है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सारे प्रोड्यूसर्स ने मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली, बिकॉज ऑफ द कॉमन पर्पस, कि हम लोग रॉ मटेरियल जो है वो ऐसे परचेज करने वाले हैं, हम लोग दूसरे गुड्स जो है इस तरीके से परचेज करने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या कहते हैं हम लोग? प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। पढ़े एक बार बच्चा। This society consists of small producers who individually find it difficult to procure the inputs and get the machinery and latest technology. There are two type of producers cooperative society. कौन कौन? सर, एक प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी तो वो जिसके पास रॉ मटेरियल, इनपुट, मशीनरी एक्सेट्रा यूज करने में, उसे प्रोक्यूर करने में
प्रॉब्लम हो रही है, और दूसरा जो गुड्स को सेल नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ द ह्यूज मार्केटिंग कॉस्ट, because of the huge distribution cost. The profit of cooperative societies is distributed in proportion of the goods sold by each member of the society. The main objective of the producers cooperative society are to ensure steady supply of raw material input at the reasonable price. यहाँ पर underline करने वाला, highlight करने वाला point कौन सा है? At the reasonable price. क्या है ये? एट द रीजनेबल प्राइस, बहुत ही रीजनेबल प्राइस, बहुत ही चीपर प्राइस पर आपको क्वालिटेटिव रॉ मटेरियल, क्वालिटेटिव मशीन्स, क्वालिटेटिव टेक्नोलॉजी आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। टू प्रोवाइड लेटेस्ट मशीन एंड न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, टू एंश्योर स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ goods produced by the members. Students, suppose that Mr. A is the producer, B, C, D. इन्होंने 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस किया, इन्होंने 10 लाख यूनिट प्रोड्यूस किया, इन्होंने 5 लाख यूनिट प्रोड्यूस किया, इन्होंने 2 लाख यूनिट प्रोड्यूस किया। और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इकलौती ऐसी है जिसने अकेले ने 20 लाख यूनिट प्रोड्यूस किया। तो मुझे बताओ, यहां पर अगर ये इंडिविजुअली एफर्ट्स करें अपने गुड्स को सेल करने के लिए, तो इनकी सेल करने की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इंडिविजुअली इनको एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, इंडिविजुअली इनको मार्केट में जाकर डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, और ये डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट तो आती होगी, इनको ट्रांसपोर्टेशन पे जाना पड़ेगा, इंडिविजुअल कॉस्ट ज्यादा आएगी, ऑब्वियसली ज्यादा आएगी। तो ये लोग क्या करें, गुड्स को सेल करने के लिए भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं, गुड्स को सेल करने के लिए भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। और जैसे ही ये गुड्स को सेल करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, कॉमन पर्पस हो गया, वॉलेंटरी एसोसिएशन हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जाएगा। समझ आया? समझ आ गया क्या? पक्का? आई वांट आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू गाइस। ओके, थैंक यू। चलिए, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। अब मार्केटिंग के पर्पज से, अब मार्केटिंग का मतलब क्या होता है सर? मार्केटिंग मींस, यहां पर मार्केटिंग का मतलब ऐसा नहीं है कि आप मार्केट में जाकर डोर टू डोर एक्टिविटीज परफॉर्म करें, नहीं। यहां पर मार्केटिंग का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट। यहां पर मार्केटिंग का मतलब होता है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग? मार्केटिंग मींस ऑक्सिलरी टू ट्रेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सिलरी टू ट्रेड? अब आप लोग मुझे बताएं कि ऑक्सिलरी टू ट्रेड का मतलब क्या हो गया। बताओ बच्चा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सिलरी टू ट्रेड? That facilitates trade activity. Very good, Harshita. Then what is the meaning of trade? That what is the meaning of trade? Please answer. Answer please. What is the meaning of trade? कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने पेज नोटबुक के पलटना स्टार्ट कर दिया? किसी के पास बुक होगी तो बुक देख रहे हैं फटाफट फटाफट, और कुछ हमारे स्टूडेंट्स तो इतने इंटेलिजेंट है गूगल करने लग गए। Okay, providing help and support. Very good. Transport and banking. Okay. Then I'm asking that what is the meaning of auxiliary to trade? सर ऑक्सिलरी टू ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, हेल्प, सपोर्ट, ये तो टर्चरी इंडस्ट्री में भी आता है, ये तो टर्चरी इंडस्ट्री में भी आता है। दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सिलरी टू ट्रेड एंड टर्चरी इंडस्ट्री? सर आप फंसा रहे हो। हेल्प एंड सपोर्ट फॉर ट्रेडिंग, वेरी गुड। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ।
सर आप ऐसे सेकंड चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन मत पूछा करो। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मानवी, वेरी गुड। Trading activity, it means buying and selling of goods and services. And auxiliary to trade, it means facilitates buying and selling of the goods and services. Any type of helping activity, any type of supporting activity which helps in buying and selling of the goods is known as auxiliary to trade. Very good, Manvi, very good, Hitansh. हाँ, सब लोगों को आता था, थोड़ा थोड़ा सब लोगों को आ रहा था, लेकिन आई वांट कंप्लीट आंसर ना। तो कंप्लीट आंसर तो यही है दैट ऑक्सिलरी टू ट्रेड इट मींस फैसिलिटेटिंग इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फैसिलिटेटिंग ट्रेड एक्टिविटी इज वेरी गुड, बट ट्रेड एक्टिविटी की जगह पर हम लोग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज लिखे, वो ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। ठीक है, अब ऑक्सिलरी टू ट्रेड के अंदर क्या क्या आता है सर? ऑक्सिलरी टू ट्रेड के अंदर आता है ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, अकाउंटिंग, पैकेजिंग, ग्रेडिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इंश्योरेंस, सब कुछ आता है। ठीक है ना? पढ़ा है क्या आप लोगों ने? ये सारी चीजें पढ़ी है क्या बच्चा? पढ़ी है सारी चीजें? ओह अच्छा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड द चैप्टर नंबर 1? कितने स्टूडेंट्स हैं चैप्टर नंबर 1 जिन्होंने कंप्लीट कर लिया? हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स नए एडमिशन हो तो उनका कंप्लीट नहीं हुआ होगा। चैप्टर नंबर 1 कितने स्टूडेंट्स का कंप्लीट है? हर्षिता अजमेरा, कोमल दमानी, मीत मेहता, प्रांजल विजयवर्गीय, साम्या जागेटिया, कोमल, मीत, प्रांजल, साम्या, प्लीज आंसर बच्चा। ओके, देयर आर 3 स्टूडेंट्स, अक्षिता, हनी, प्रियल। इन स्टूडेंट्स का कंप्लीट नहीं हुआ है, बाकी स्टूडेंट्स का कंप्लीट है। ओके, प्रांजल विजयवर्गीय का भी कंप्लीट नहीं हुआ है। चलिए स्टूडेंट्स, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास नोट्स नहीं हो तो नोट्स आप एलएमएस प्लेटफॉर्म से भी ले सकते हैं, और नहीं मिलते हैं तो फिर आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, यस। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती है देखते हैं। सर, क्रेडिट सोसाइटी का मतलब होता है ऐसी सोसाइटी जो अपने मेंबर्स को फाइनेंशियल हेल्प करती है। क्या हेल्प करती है बेटा? फाइनेंशियल हेल्प करती है। अब ये फाइनेंशियल हेल्प का मतलब हुआ क्या? सपोज दैट मिस्टर ए बहुत ही अनएजुकेटेड अनअवेयर्ड पर्सन है, ठीक है, विलेज एरिया में रहते हैं। तो मुझे बताओ, विलेज एरिया में ये कहीं पर लोन लेने के लिए जाए, इनको फाइनेंशियल हेल्प की हेल्प चाहिए, फाइनेंशियल हेल्प चाहिए। तो ऐसे पहले के जमाने में कुछ लोग होते थे गांव में, ठीक है, वो लोग क्या करते थे, हायर इंटरेस्ट रेट पर, हायर इंटरेस्ट रेट पर इनको लोन देते थे, और फिर ये लोन चुकाते 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 इन लोगों के पास इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती थी कि ये मर जाते थे, लेकिन वो लोन पे नहीं कर पाते थे। इशू आता था, हम लोगों ने पुरानी मूवीज में देखा है। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या करती है, इनको बैंक लोन से भी, बैंक इंटरेस्ट रेट से भी सस्ता लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या करती है, अपने सारे मेंबर से थोड़ा 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 पैसा लेती है। ठीक है, मंथ वाइज। सपोज दैट किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में डिसाइड कर लिया कि पर मंथ हम लोग अपने मेंबर से 1000 रुपीज लेंगे। ठीक है, 1000 रुपीज ईच मेंबर, और उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में नंबर ऑफ मेंबर्स है 100, टोटल अमाउंट कितना हो गया? 1 लाख रुपीज। टोटल अमाउंट कितना हो गया? 1 लाख रुपीज। अब सपोज दैट उसमें से ही किसी एक मेंबर को फाइनेंशियल हेल्प की रिक्वायरमेंट है, फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, तो ये 1 लाख रुपए हम उस पर्टिकुलर मेंबर को दे देंगे, और उससे इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज करेंगे? 6%।
7%। ठीक है, अब मुझे बताओ ये 6 और 7% जो इंटरेस्ट हम चार्ज कर रहे हैं, उस इंटरेस्ट में उसकी भी इनकम है या नहीं? ऑब्वियसली उसने भी तो 1000 रुपीज दिए थे, उसने भी तो 1000 रुपीज दिए थे, तो उसकी इनकम भी इसमें है। उस 1000 रुपीज पर 60 रुपीज तो हम इंटरेस्ट उसको भी देंगे या नहीं देंगे? ऑब्वियसली इंटरेस्ट रुपीज तो उसका भी है। ठीक है, तो उसको फाइनेंशियल हेल्प भी मिल गई ऑन द चीपर रेट, एक्सप्लॉयटेशन से भी बच गया, और उसकी इनडायरेक्ट इनकम भी स्टार्ट हो गई। तो इफ एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी was formed for the purpose of गिविंग फाइनेंशियल हेल्प टू देयर मेंबर्स, केवल मेंबर्स के लिए, ऐसा नहीं जनरल पब्लिक को लोन दे दिया, उसको लोन दे दिया, ऐसा नहीं, केवल मेंबर्स को फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाए तो उसे हम लोग कहते हैं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? टू प्रोटेक्ट द मेंबर्स फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स वो लोग जो बहुत बड़े, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड करते हैं, टू एंश्योर लोन ऑन द इजी टर्म्स एंड लो इंटरेस्ट रेट। अगर मैं बैंक के पास जाऊं तो बैंक मुझे ऐसे ही लोन दे देगा क्या? नहीं, वो मुझे कहेगा कोई प्रॉपर्टी के पेपर लेकर के आओ, मॉर्गेज रखो, ये करो वो करो, बोलेगा। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में जहां पे मैं पहले से मेंबर हूं, वहां से मुझे लोन इजीली अवेलेबल हो जाएगा विदाउट एनी मॉर्गेज, विदाउट एनी सिक्योरिटी, तो वो बेनिफिट भी मिल गया। दूसरा, इंटरेस्ट रेट भी कम है। ठीक है, तीसरा, 1000 रुपीज पर मंथ हर एक मेंबर उसके अंदर दे रहा है, तो उनकी सेविंग्स भी चालू है, और उस सेविंग्स पर उनको अच्छा इंटरेस्ट भी मिल रहा है, शायद फिक्स डिपॉजिट जो बैंक में कराते हैं उससे ज्यादा। आज फिक्स डिपॉजिट की रेट क्या है? स्टूडेंट्स अपने अपने पेरेंट्स से पूछो फटाफट कि अगर आज मैं बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराऊं तो क्या इंटरेस्ट मिलता है, कितना इंटरेस्ट मिलता है? बताएं 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 बताएं, अगर आज मैं फिक्स डिपॉजिट कराऊं तो क्या इंटरेस्ट मिलता है? शायद 6%, 5%। चलिए मैं एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट एसबीआई। ओ हो, क्या हो रहा है ये? नजर आ रही है आपको? जनरल पब्लिक के लिए एफडी की रेट है 5% मैक्सिमम, और सीनियर सिटीजन जिनकी एज 60 प्लस है उनके लिए 5.50। ओहो, इसका मतलब फिक्स डिपॉजिट अगर मैं बैंक के पास रखूं तो ये इंटरेस्ट रेट है। चलो ऐसा करते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट की इंटरेस्ट रेट देखते हैं। फिक्स डिपॉजिट का मतलब तो ये होता है कि हमने होलसेल अमाउंट एक साथ जमा करा दिया। रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब 1000 रुपीज पर मंथ हम लोग जमा करा रहे हैं। ठीक है, तो रिकरिंग डिपॉजिट की एसबीआई की इंटरेस्ट रेट भी चेक कर लेते हैं। ओहो, रेगुलर इंटरेस्ट रेट है इसके लिए मैक्सिमम 5.70 और सीनियर सिटीजन के लिए 6.50। लेकिन यहां पर आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? सर यहां पर आपको 6 to 7% इंटरेस्ट रेगुलरली मिल रहा है, पर मंथ मिल रहा है। ठीक है, और वो भी विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन। तो मुझे बताएं, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इनकम पर्पज से भी बेनिफिशियल है और लोन पर्पज से भी बेनिफिशियल है। सर लोन की रेट भी बता दो एसबीआई की। चलिए एक बार लोन की रेट भी देख लेते हैं। चलिए एजुकेशन लोन ही देख लेते हैं। एजुकेशन लोन इंटरेस्ट एसबीआई 7.30 3 इयर्स के लिए, और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना आ रहा है इसका? 9.30। और वही कोऑपरेटिव सोसाइटी हमें 7% पर दे रही है। तो मुझे बताओ लोन कहां से लेना बेनिफिट मिला, लोन कहां से लेना हमारे लिए सही रहा? तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से। इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी हमारे लिए क्या बेनिफिट रहा? 7.30 तो एमसीएलआर है, मतलब रेगुलरली, लेकिन इफेक्टिव जो इंटरेस्ट रेट है वो हमेशा देखना चाहिए। हाँ, गर्ल स्टूडेंट के लिए 0.50 कंसेशन मिला है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी इज मच बेटर देन अदर्स।
तो अगर आप भी किसी ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े हुए हैं तो अच्छी बात, नहीं जुड़े हुए हैं तो भी कोई इशू नहीं है। तो मैं आपको बेनिफिट्स बता रहा हूँ कोऑपरेटिव सोसाइटी के। बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी के लॉसेस भी हैं, जैसे आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी लोगों का पैसा लेके भाग गई। इतना भीड़ भाव भेदभाव कैसे करता है एसबीआई, क्या करे, सब हर जगह पर है। गर्ल्स को एडिशनल डिस्काउंट है, क्योंकि बहुत सारी जगह गर्ल्स के लिए एजुकेशन लेना बहुत मुश्किल है। इस वजह से भेदभाव तो हमारे घर में भी होता है बेटा, सिस्टर और ब्रदर के बीच में। सिस्टर्स को कभी मार नहीं पड़ती, सिस्टर्स को कभी डांट नहीं पड़ती, हम लोग है ना। चलिए, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी फार्मर्स के लिए में हमने फार्मर्स के लिए भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी देखी थी। कौन सी थी फार्मर्स के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी? हमने एक फील्ड बनाया था अलग अलग फार्मर्स का। उसके बाद में हमने कहा था हर एक फार्मर को अलग ट्रैक्टर लाना पड़ेगा, हर एक फार्मर को अलग लेबर लगानी पड़ेगी, सीड्स फर्टिलाइजर परचेज करने पड़ेंगे, वो सब अलग करना पड़ेगा। कहीं बात हुई थी क्या इतनी सारी? और अगर यही कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ले तो, यही कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ले तो सर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते ही इतने ज्यादा ट्रैक्टर लाने की जरूरत नहीं है, कम इन्वेस्टमेंट में काम हो जाएगा, फर्टिलाइजर सीधा होलसेलर से मिल जाएगा, सीड्स सारा वहां से मिल जाएगा, एक साथ बल्क में गुड्स जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगी, अच्छा अमाउंट हम लोगों को मिल जाएगा, बल्क में गुड्स जाएगा तो एक्सप्लॉयटेशन से बच जाएंगे, क्योंकि फार्मर्स के साथ बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है। पढ़े एक बार बच्चा। This consists of small farmers who join together to avail the benefits of the large-scale mechanized farming. Such societies are particularly important in the case of countries such as India, where agriculture suffers from excessive subdivision and fragmentation of land. Excessive subdivision का मतलब, पहले हमारे यहाँ पर दादाजी का एक बड़ा सा लैंड हुआ करता था फार्मिंग के लिए। उनके 5 बेटे हुए, पांचों बेटों ने 1 2 3 4 1 2 3 4 5 पांचों बेटों ने अपना लैंड सेग्रीगेट कर लिया। उसके बाद उन सबके 2 2 बेटे हुए, उन्होंने भी अपना फर्म सेग्रीगेट कर लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पर सब डिवीजन है, तो इस वजह से फार्मिंग बहुत अच्छे लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे नहीं हो पाती, क्योंकि फार्मिंग में भी अब टेक्नोलॉजी का यूज जितना ज्यादा हो उतना बेनिफिट है, ठीक है। और टेक्नोलॉजी एक्सपेंसिव होती है, हर एक फार्मर के लिए पॉसिबल नहीं है। तो क्या करें, सारे फार्मर्स को मिलाकर एक ही टेक्नोलॉजिकल मशीन लेकर के आ जाए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे ऐसा करके सबके यहाँ पे फार्मिंग हो जाए, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, इन सबको बेनिफिट भी मिल जाएगा। द फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर एग्जाम में पूछ ले विच टाइप ऑफ सोसाइटी हेल्प्स टू द एग्रीकल्चर एक्टिविटी, तो आप लोग आंसर लिख सकते हैं फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, या फिर आप उसको आंसर लिख सकते हैं एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, दोनों ही सही है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी आर टू हेल्प the small farmers to get the benefits of the mechanized farming. Mechanized farming का मतलब क्या हो गया, with the technology, with the proper use of resources, providing improved seeds, fertilizers, irrigations and other modern technologies, providing social and economical security of peasants। मतलब जो भी आपका अनाज आ रहा है उसमें भी आपको इकोनॉमिकली बेनिफिट हो जाएगा, आपके प्रॉफिट्स जो हैं वो प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाएंगे। समझ आया क्या बच्चा? गेटिंग द पॉइंट एवरीवन? एवरीवन समझ आया सबको? यार सर ऐसे थोड़ी ना समझ में आता है, ऐसे आता है सर समझ में। समझ आया क्या?
हर्षित चौधरी, कोमल दमानी, प्रियल हेडा, साम्या जागेटिया। ओके सर, चलिए। यस, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ओ हो, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। चलिए, आज अगर मैं एक लैंड परचेज करके उस पर इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्ट करूं, मैंने यहां मैन्युफैक्चरिंग नहीं बोला, मैंने क्या बोला, कंस्ट्रक्ट करूं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन? यार सर आप ऐसे क्या करते हो? यस प्लीज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन? आंसर प्लीज, आंसर प्लीज। अगर मैं आज एक लैंड परचेज करूं और उसके ऊपर मैं मैन्युफैक्चरिंग करूं, तो क्या यह सेंटेंस सही होगा क्या? मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व्स मूवेबल गुड्स। वेरी गुड। अगर मैं ये कहूं इफ आई परचेज लैंड एंड मैन्युफैक्चर अ बिल्डिंग, क्या ये लाइन सही है? ऑब्वियसली सर यार, घर कैसे मैन्युफैक्चरिंग करोगे, घर तो कंस्ट्रक्ट करोगे ना। चलिए, अगर मैं लैंड परचेज करूं और फिर घर कंस्ट्रक्ट करूं, क्या कॉस्ट होगी? सर सपोज दैट 10 लाख रुपीज में आपने लैंड परचेज करी और 10 लाख रुपीज ही आपने घर बनाने में खर्च कर दिया, तो टोटल एक्सपेंस हो गया आपका 20 लाख का। चलिए ठीक है, अगर मैं ये लैंड परचेज करूं, इस पर एक घर कंस्ट्रक्ट करूं और उसी के ऊपर एक फ्लोर और बना दूं, एक फ्लोर और बना दूं, तो क्या होगा? सर 10 लाख रुपीज और मान लेते हैं, तो टोटल हो गया आपका 30 लाख रुपीज। टोटल कितना हो गया? 30 लाख रुपीज। चलिए, पहले यहां एक इंडिविजुअल फैमिली रहती थी जिसकी कॉस्ट थी 20 लाख रुपीज, लेकिन अब यहां दो फैमिलीज रह सकती है, तो 30 लाख का डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 15 लाख रुपीज ही उसकी कॉस्ट आई एक घर की। एक घर की कॉस्ट क्या हो गई? 15 लाख रुपीज। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर कोई घर खरीदे, घर कंस्ट्रक्ट करें, तो उसकी कॉस्ट इंडिविजुअल से कम आती है। ठीक है। दूसरा, सपोज दैट मैंने लैंड परचेज किया एक साथ, ठीक है, और उन पर एक साथ घर बनाए, तो मेरी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम आएगी, लेकिन अगर इंडिविजुअल पर्सन जाऊंगा तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज्यादा आएगी। तो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी एक बेस्ट एग्जाम्पल दो, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का बेस्ट एग्जाम्पल दो, बेस्ट एग्जाम्पल देखो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का। एनीवन जिसको भी पता हो, बेस्ट एग्जाम्पल हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का। पीएनबी हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है बेटा, पीएनबी हाउसिंग बैंक फाइनेंस है। गोकुल धाम सोसाइटी, वेरी गुड। अनुकंपा सोसाइटी, वेरी गुड। चलिए, तो इन सोसाइटीज में लैंड परचेज करने की कॉस्ट नहीं आई, केवल फ्लोर खींचे ऊपर और उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी बन गई। दूसरा, वहां पर गेमिंग जोन भी हो गया, ठीक है, वहां पर गार्डन भी डेवलप हो जाते हैं। तो वहां पर जो उन फैमिलीज के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाना ज्यादा सही है जिनकी लोअर इनकम है। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या हो गया? दीज सोसाइटीज आर फॉर्म टू प्रोवाइड रेजिडेंशियल अकोमोडेशन to their members. These societies purchase a big plot of land, construct flats on that, and sell these flats to its members on installment or easy terms. Some housing cooperative provides loan to their members for building houses. Main object देखिएगा इसका, to provide residential accommodation to their members. जिनको खुद का घर बनाने का सपना है, उनके लिए यहां पर इजीली सस्ते दामों पर घर मिल जाते हैं। दूसरा, सिविल एमिनिटीज, रोड, पार्क, स्ट्रीट लाइंस, पार्किंग, गेमिंग जोन, ये सब भी यहां पर अवेलेबल हो जाते हैं इजीली। ठीक है,
तो ये आप लोगों के लिए जहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड एक्टिविटीज होती है वहां पर बहुत इजीली ये हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी जिनको हाउसेस सस्ते दामों पर चाहिए उनके लिए ये इजीली हाउसेस अवेलेबल करवा लेते हैं। ठीक है, तो मुझे एक बात बताएं, समझ आया नहीं आया आप लोगों को? आज हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी कंप्लीट कर लिया, हाउसिंग मतलब अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला जो टॉपिक था वो खत्म हो गया आज हमारा। डन। कल से हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टार्ट करेंगे बच्चा, कल से जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टार्ट होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास, गुड बाय।